Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 14 का पार्ट 2। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 14 का क्या नाम है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसका हम पार्ट 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आज का लेक्चर हमारा इम्प्योरिटीज पे स्टार्ट होने वाला है। लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे एरर्स पे खत्म किया था, एरर का क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज हम लोग इम्प्योरिटीज से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एरर और इम्प्योरिटीज को अगर जब हम कोरिलेट करें दोनों चीजों को, तो एरर का मीनिंग हमने देखा था त्रुटि होता है, मतलब एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन में कोई भी एरर आ जाना। आपको उसका मैंने सफिशिएंट अपने डेफिनेशन भी डिस्कस करी थी। अब उसी से कोरिलेट हमारा वर्ड है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी का मतलब क्या रहता है? अशुद्धता, है ना। प्योरिटी मतलब कि शुद्ध, और इम्प्योरिटी का मतलब रहता है अशुद्धता। तो इम्प्योरिटीज इज एन अनडिजायरेबल मैटर विच मे और मे नॉट बी टॉक्सिक बट प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। देखिए इम्प्योरिटीज क्या है? एक अनडिजायरेबल मैटर है या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस है। अनडिजायरेबल मतलब कि जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, या फिर अनडिजायरेबल मतलब कि जिसकी हमें चाहना नहीं है, जिसे हम चाह नहीं रहे हैं, मतलब कि वो हमारे उसमें आए। कि डिजायरेबल रहता है कि हमारी चाहत है कि हमें आम खाना, फॉर एग्जांपल कि हमें आज आम खाना है, हमारी डिजायर है कि आज हमें आम खाना है। तो अनडिजायरेबल मतलब कि चाहना नहीं है हमें, मतलब कि चाहत नहीं है उसकी कि हमें ये चाहिए, पर लेकिन फिर भी इम्प्योरिटीज का एक अनडिजायरेबल मैटर है, एक अनडिजायरेबल पदार्थ है, जैसे पदार्थ की जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मे विच मे और मे नॉट बी टॉक्सिक। विच में, या तो ये टॉक्सिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि हार्मफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। पर लेकिन ये प्रेजेंट रहता है, मतलब कि पाया जाता है किसके अंदर? प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर। जो अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि हम कुछ भी सब्सटेंस अपने यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, एक्सिपिएंट्स हो गए, सर्फेक्टेंट एजेंट, बाइंडिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, जो भी अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस रहते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। ठीक है, पर लेकिन वो इम्प्योरिटीज टॉक्सिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब कि हार्मफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जो हमारा इम्प्योरिटीज रहता है वो हमारा क्या है? अनडिजायरेबल मैटर है। अब देखिए इम्प्योरिटीज में 3 पॉइंट हो गए यहीं पे, इसी 2 लाइन की डेफिनेशन में। क्या? एक तो इम्प्योरिटीज का एक अनडिजायरेबल मैटर है, सेकंड वन है हमारा ये टॉक्सिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और थर्ड है हमारा ये प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के अब हम लोग सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के टाइम पे हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मतलब कि बल्क में जो अपना मटेरियल यूज करते हैं, उसके द्वारा हमारी इम्प्योरिटीज हो सकती है। जैसे इफ रॉ मटेरियल कंटेन्स एन इम्प्योरिटी देन दिस इम्प्योरिटी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए क्या रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर में, देखिए क्या है कि अगर जो हमारा रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी है, जो हम हमारा मटेरियल यूज कर रहे हैं बल्क में, जो अपना हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है, then this impurity gets incorporated into the final product। अगर जो impurity हमारे रॉ मटेरियल में है तो वो impurity हमारे फाइनल प्रोडक्ट में 100% शो होगी। ठीक है, तो impurity लाइक लेड, आर्सेनिक एसेट्रा। इम्प्योरिटीज हमारी क्या क्या हो सकते हैं? लेड हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकते हैं, एसेट्रा, मतलब कि और भी अदर उदाहरण हो सकते हैं। आर प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल एंड हैंस फाउंड इन सब्सटेंस एज इम्प्योरिटी। क्या? देखिए जो हमारी इम्प्योरिटी है वो किस फॉर्म में हो सकती है? लेड, आर्सेनिक, इनकी फॉर्म में हो सकती है। और प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, जो किसके अंदर? हमारे रॉ मटेरियल के अंदर हमारी इम्प्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है? लेड की फॉर्म में, आर्सेनिक की फॉर्म में। हैंस फाउंड इन सब्सटेंस एज इम्प्योरिटी। इस वजह से क्या जो हमारा सब्सटेंस रहता है वो हमारे फाउंड होता है, मतलब हमें प्राप्त होता है क्या? एज इम्प्योरिटी। उसके अंदर क्या इम्प्योरिटी हमें प्राप्त होती है? अगर जो उसके अंदर क्या हमारा, अगर जो कोई भी रॉ मटेरियल है उसके अंदर अगर जो लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, कोई भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं और भी, तो अगर जो प्रेजेंट है तो जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है? इम्प्योरिटी वाला सब्सटेंस है। एग्जांपल है इसका, इफ कॉपर फोल्स आर कंटामिनेटेड विद आर्सेनिक, द फाइनल प्रोडक्ट्स USO4 में कंटेन आर्सेनिक इम्प्योरिटी। देखिए अगर जो हमारा जो कॉपर फोल्स है, कॉपर का फोल्स मतलब कि बेसिकली, मतलब कि फोल्स मतलब जो एक तरीके पत्ती टाइप की रहती है, मतलब कि अगर जो हमारी कॉपर की पत्ती है मान लीजिए, तो द कॉपर फोल्स आर कंटामिनेटेड विद
आर्सेनिक क्या, अगर जो हमारी कॉपर की जो फोल्स है उसके अंदर अगर जो आर कंटामिनेटेड, मतलब कि कंटामिनेटेड का मतलब वो उसके अंदर हमारी इम्प्योरिटी के रूप में क्या प्रेजेंट है, आर्सेनिक। मतलब कि कंटामिनेटेड का बेसिकली मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, दूषित। तो बेसिकली जो अपना कॉपर फोल्स है वो दूषित है, किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से। द फाइनल प्रोडक्ट यूएसओ4, जो हमारा कॉपर सल्फेट रहेगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमें चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या रहता है, जो जो हमें बनाना था, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा कॉपर सल्फेट में कंटेन आर्सेनिक इम्प्योरिटी। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, उसके अंदर का इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी, मतलब कंटेन उसके पास इम्प्योरिटी रहेगी किस फॉर्म में, आर्सेनिक की। आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज अपने कॉपर सल्फेट के अपने सॉल्यूशन रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा फाइनल प्रोडक्ट अपना कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी वो किसकी रहेगी, आर्सेनिक की। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में रिएजेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल देख लिया। सेकंड है अपना सोर्सेज के अंदर रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिएजेंट्स हम जो यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स, सर्फेक्टिंग एजेंट्स, जो अपने रिएजेंट्स रहते हैं हम यूज करते हैं किसके अंदर, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। अब देखिए डेफिनेशन रीड करने से पहले हम रिएजेंट्स के बारे में देख लेते हैं, रिएजेंट्स होते क्या है। देखिए रिएजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली अपनी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको कराने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो उनको हम रिएजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस कराने के लिए जो हमारे बेसिकली सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको हम रिएजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ रिएजेंट्स कंटेन इम्प्योरिटी, अगर जो हमारे रिएजेंट्स मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, जो सब्सटेंसेस हमारे जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर जो उनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इट इज ट्रांसफर टू द फाइनल प्रोडक्ट। क्या, तो ये जो रिएजेंट्स के अंदर जो इम्प्योरिटी है ट्रांसफर, मतलब कि एक तरीके से दे दी जाएगी या फिर कैरी कर ली जाएगी। एक हमारा मान लीजिए देखिए रिएजेंट है हमारा एक कोई भी, ये हमारा यहाँ पे रिएजेंट है। ठीक है, ये हमारा एक रिएजेंट हो गया, है ना। और जो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो कैरी मतलब कि जो इम्प्योरिटीज इसके पास ही प्रेजेंट है हमारे रिएजेंट के पास भी, तो यहाँ से जो इम्प्योरिटी रहेगी वो कैरी हो जाएगी किसके पास में, अपने फाइनल प्रोडक्ट के पास में भी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। क्या बेसिकली जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं यूजिंग किसका उपयोग करके, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का। दस इट में कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। क्या, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो 10 में कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ किसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सोडियम कार्बोनेट की और कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, देखिए अब कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी कैसे आगे अब देखें। अब हमने एग्जांपल लिया है क्या, कि अपना जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं किससे, कैल्शियम क्लोराइड से और अपना सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो जो हमारी इम्प्योरिटी कंटेन कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट की जो इम्प्योरिटी रहेगी वो किसके अंदर आ जाएगी, अपनी अपनी कैल्शियम कार्बोनेट जो हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में द प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आ जाएगा, हमने रिएजेंट के बारे में देख लिया, रॉ मटेरियल के द्वारा देख लिया इम्प्योरिटी का सोर्स के अंदर। अब हम थर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं, द प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ केमिकल्स विच आर मैन्युफैक्चर फॉर डिफरेंट रॉ मटेरियल बाय डिफरेंट मेथड प्रोसेसेस। देखिए क्या, देयर आर नंबर ऑफ केमिकल विच, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल, अलग अलग रॉ मटेरियल्स के द्वारा, बाय डिफरेंट मेथड प्रोसेस। बाय डिफरेंट मेथड प्रोसेस मतलब कि हमारे बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो हमारे बनाए जाते हैं अलग अलग रॉ मटेरियल्स के द्वारा और अलग अलग मेथड और प्रोसेस, मतलब कि मेथड बनाने की विधि, अलग अलग बनाने की विधियों के द्वारा, है ना, बनाए जाते हैं। देखिए बहुत से हमारे ऐसे केमिकल्स हैं जो बनाए जाते हैं अलग अलग रॉ मटेरियल से और अलग अलग बनाने की विधियों से। ठीक है, ड्यू टू दिस सम इम्प्योरिटीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मटेरियल्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसी वजह से सम इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं किसके अंदर, अपने मटेरियल्स के अंदर, कब, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते होते ही अपने कुछ जो मटेरियल्स रहते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। टॉप वाटर इज जनरली यूज टैप वाटर इज जनरली यूज इन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। देखिए बेसिकली जो अपना टैप वाटर रहता है वो जनरली मतलब कि आमतौर पे यूज किया जाता है किसके अंदर, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर।
Tap water contains chlorides, calcium, magnesium as impurities, thus gets incorporated in the product. देखिए हमारा जो टैप वाटर है वो क्या क्या कंटेन करता है, क्लोराइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एज इम्प्यूरिटीज। क्या क्या कंटेन करता है, कैल्शियम, क्लोराइड्स, मैग्नीशियम, किसकी सोर्स का, एज एन इम्प्योरिटी की सोर्स में, 10 गेट इनकॉर्पोरेटेड टू इन दी प्रोडक्ट। तो इसी वजह से क्या हमारी प्रोडक्ट जो रहता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कि शामिल हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर जो पर इम्प्योरिटीज रहती है, एज एन फॉर्म क्लोराइड्स की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मटेरियल ऑफ प्लांट। मटेरियल ऑफ प्लांट में देखिए इक्विपमेंट एंड वेसल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, बट दीज मटेरियल आर introduced as impurities by the solvent action of raw material. Nowadays these materials are replaced by stainless steel. देखिए बेसिकली क्या होता है, मटेरियल ऑफ प्लांट। मटेरियल प्लांट के अंदर क्या रहेगा, इक्विपमेंट एंड वेसल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत से हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मतलब कि मशीनरीज यूज होते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, बनाने की विधि के लिए। आर मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर, वो किससे बने हुए रहते हैं, मेटल से, धातु से, जैसे कि कॉपर हो गया अपना, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। बट दीज मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एज इम्प्योरिटीज, पर लेकिन जो ये हमारे मेटल्स है, जो हमारे धातुएं हैं, बेसिकली इंट्रोड्यूस मतलब कि बताई जाती है किस तौर पर, एज एन इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का सोर्स बताई जाती है बाय द सोलवेंट एक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। किसकी वजह से, सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट आपको पता होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, मतलब कि सोल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो वो सोल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो वो सोलवेंट। तो बाय द सोलवेंट एक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है उसके एक्शन की वजह से। ठीक है, नाउ डेज दीज मटेरियल्स आर रिप्लेस बाय स्टेनलेस स्टील। अब आज के मतलब कि आज के दिनों में, अब चलने जो अपने आसपास अभी के दिनों में, एक दो महीने पहले से या फिर एक दो साल पहले से, क्या जो हमारी ये इम्प्यूरिटी है वो रिप्लेस की गई है किसके द्वारा, स्टेनलेस स्टील के द्वारा। ठीक है, तो मटेरियल्स ऑफ प्लांट को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए बेसिकली जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, वे बने हुए रहते हैं किन धातुओं से, कॉपर से, आयरन से, एल्यूमिनियम से, जिंक से। ठीक है, पर लेकिन जो हमारे ये सभी के सभी धातुएं हैं, ये हमारा किसका सोर्स है, मतलब कि किसका एक पार्ट है अपनी इम्प्योरिटी का, जो इम्प्योरिटी दर्शाता है बाय द सोलवेंट एक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। किसकी वजह से, सोलवेंट रॉ मटेरियल के सोलवेंट के एक्शन की वजह से। पर लेकिन अब इन दिनों क्या हो रहा है कि जो हमारे मटेरियल, जो हमारे मेटल्स है, जो हमारी धातु हैं, उनको रिप्लेस मतलब कि हटा दिया गया है किसकी वजह से, किसके मतलब कि उनको हटा दिया गया है, किसने हटाया, स्टेनलेस स्टील ने। ठीक है, अब देखिए अब आ गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट रिएक्शंस प्रोड्यूस अनवांटेड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विच मे बी द इम्प्योरिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में क्या बोला है, जो हमने इनकम्प्लीट रिएक्शन मतलब कि कोई रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, इनकम्प्लीट है मतलब कि पूरी नहीं हो पाई है, प्रोड्यूस अनवांटेड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो वहां पे क्या हो जाता है, अगर जो कोई रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, मतलब कि आधी अधूरी रह गई है, तो वहां पे क्या होता है, अनवांटेड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम उसको बोल रहे हैं, विच मे बी दी इम्प्योरिटी इन दी फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा कोज कर सकता है क्या, इम्प्योरिटी किसको, हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारा इम्प्योरिटी आ सकती है। अगर जो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट है, मान लीजिए आपकी आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आधे में ही छोड़ दें, तो वो क्या हो गया, वो अपने आधा काम कर लिया, मतलब कि इंटरमीडिएट हो गया, है ना, इंटरमीडिएट हो गया। तो आपने क्या किया कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है कि इनकम्प्लीट रिएक्शन रहती है अपनी, जो पूरी नहीं हुई रहती, तो हमें जिस प्रोडक्ट के में चाहना नहीं है, ऐसा हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है अनवांटेड। तो उसकी वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना एडुल्ट्रेशन, एक्सीडेंटल सब्सटेंस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, द चीप सब्सटेंसेस आर एडेड इन प्योर सब्सटेंसेस एज अ सुटेबल substitutable and therefore add substance act as an impurity in pure substance
Example है sodium bromide in an impurity in potassium bromide as the sodium salt in cheaper। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन में क्या बोला, दी चीप सब्सटेंसेस आर एडेड इन द प्योर सब्सटेंस। चीप मतलब कि सस्ते, मतलब कि अगर जो हम सबसे सस्ते सब्सटेंसेस ऐड मतलब कि जो मिला रहे हैं किसके अंदर, अपने प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, एज अ सुटेबल क्या, एज अ सब्स्टिट्यूट कहना है, किसके तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे। ठीक है, मतलब कि अगर जो हम कोई भी चीप सब्सटेंस मतलब कोई भी सस्ता सब्सटेंस किसके अंदर मिला रहे हैं अपने प्योर सब्सटेंस के अंदर, एज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के तौर पे, एंड देयरफॉर एडेड सब्सटेंस एक्ट एज एन इम्प्योरिटी। जो हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, अपने प्योर सब्सटेंस के अंदर, जो हमने चीप सब्सटेंस ऐड किया है मतलब जो हमने सस्ता पदार्थ ऐड किया है, मिलाया है, वो कैसे वर्क करेगा, एज एन इम्प्योरिटी इन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए अब जो हमने चीप सस्ता सब्सटेंस मिलाया है, सस्ता पदार्थ मिलाया है, वो कैसा कार्य करेगा हमारे प्योर मतलब कि शुद्ध पदार्थ के लिए एक इम्प्योरिटी का काम करेगा। एग्जाम्पल है सोडियम ब्रोमाइड इज एन इम्प्योरिटी इन पोटेशियम ब्रोमाइड। एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है, जो सोडियम ब्रोमाइड है वो इम्प्योरिटी है किसके लिए, अपने पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए, एज दिस सोडियम साल्ट इज चीपर, क्योंकि कि जो अपना सोडियम साल्ट है वो कैसा है, सस्ता है। ठीक है, इसके बाद में इनएडिक्वेट स्टोरेज, डिफेक्टिव स्टोरेज। सबसे पहला है मैनी केमिकल सब्सटेंसेस अंडरगो चेंजेस ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज दस मे डेवलप इम्प्योरिटी इन इट। देखें, मेनली केमिकल सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज। बेसिकली क्या, हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं चेंजेस ड्यू टू केयरलेस, अगर जो हम उसका उनका स्टोरेज केयरलेस मतलब कि क्या उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उसका स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने लास्ट लेक्चरों में, लास्ट चैप्टर्स में हमने जैसे कोई भी प्रिपरेशन देख रहे थे हम भी, हम जैसे कोई भी एग्जांपल आता था, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उनके हम स्टोरेज कंडीशन जो देखते थे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं वो एयर के साथ में तो रिएक्टेबल नहीं है तो उसमें हम डार्क बोतल में फिल करके रखें, तो ऐसे हमारे कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे थे। तो वही बोला है, अगर जो हमारा केमिकल सब्सटेंसेस अगर चेंज होते हैं, जो उनके वो उनके अंदर चेंजेस क्यों आते हैं, मैनी केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर वो चेंज ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज, किसकी वजह से केयरलेस मतलब कि ध्यान नहीं रख रहे हैं उनके स्टोरेज कंडीशन का, दस दे डेवलप इम्प्योरिटी इन इट, इसी वजह से उनके अंदर क्या इम्प्योरिटी डेवलप हो जाती है, घर बना लेती है, इम्प्योरिटी का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, सेकंड है स्टोर्ड प्रोडक्ट्स में बिकम कंटामिनेटेड विद डस्ट। जो हमारे स्टोर्ड प्रोडक्ट रहते हैं, कुछ हमारे स्टोर्ड जो हम प्रोडक्ट करके रखते हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से फट जाते हैं या फिर वो खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से, डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से। द बॉडीज ऑफ insects and even animal are insect and even animals are insect extractor। ठीक है, देखिए बेसिकली अभी क्या बोला है, देखिए जो हमारा स्टोर्ड प्रोडक्ट में भी बिकम कंटामिनेटेड विद डस्ट, जो हमारा स्टोर्ड प्रोडक्ट है, कुछ हमारे प्रोडक्ट रेसिपी कि वो स्टोर करके रखे हुए वो कंटामिनेट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से, डस्ट की वजह से। तो द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर एंड इवन एनिमल एंड इंसेक्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, देखिए बेसिकली जो, तो इसी वजह से क्या होता है, द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स, जो हमारी बॉडी इंसेक्ट्स की मतलब कि कीड़े मकोड़े की बॉडीज रहती है, इन एंड इवन एनिमल्स की, और किसकी, जानवरों की, एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट। देखिए इंसेक्ट एक्सक्रीट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एक्सक्रीटर का मीनिंग क्या होता है, मलमूत्र। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके द्वारा हो सकते हैं, अपना जो, देखिए एक फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि अगर जो हम स्टोरेज कंडीशन सेट नहीं करें तो इम्प्योरिटीज ग्रो कर सकती है, डेवलप कर सकती है। सेकंड पॉइंट में अगर जो हमारी स्टोरेज कंडीशन सही है, हमारा बहुत दिनों से प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो क्या तो उसके कंटामिनेशन होने के, डिग्रेड होने के, डेस्ट्रो होने के चांसेस रहते हैं, डेस्ट्रो मतलब कि खराब होने के। ठीक है, तो द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड इवन एनिमल आर इंसेक्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सक्रीटा सॉरी।
अब देखिए अपना थर्ड पॉइंट है मैनी सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट एयर एंड मॉइस्चर में चेंज द कलर प्रॉपर्टीज एंड सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। क्या हमारे बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो एक्सपोज मतलब कि खराब हो सकते हैं, या फिर बेसिकली बोला जाए तो वो डिग्रेड हो सकता है किसके कांटेक्ट में आने के बाद में, लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में, मतलब कि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद में, हवा के संपर्क में आने के बाद में, फिर मॉइस्चर जब अपना कोई भी मॉइस्चर, जैसे आप बारिश के टाइम पे नमक को खुले में रख दीजिए, मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, मतलब कि गीला सा हो जाता है ना, तो वो चीज में चेंज देयर कलर। इन अगर जो कोई भी कंपाउंड है वो इनके कांटेक्ट में आ जा रहा है अपने लाइट के, एयर के, मॉइस्चर के, तो क्या होगा उसके कलर चेंज, उसके कलर में चेंजेस हो सकते हैं, उसका कलर बदल सकता है अपने सब्सटेंस का, उस पदार्थ का, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकते हैं, प्रॉपर्टी जैसे कि उसकी सोल्युबिलिटी, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, शेप, उसके ऑर्डर, कलर, टेस्ट, ये सब चीज का प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं। एंड सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि सेल्फ लाइफ उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। अब जैसे आप लोग कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखेगा या फिर कोई भी आपने देखी होगी, हर एक के पीछे एक मेंशन रहता है उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी एक्सपायरी डेट उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन रहती है कि ये इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो बहुत से पे ऊपर लिखा रहता है कि टू आफ्टर 2 ईयर वैन वी ओपर, जैसे अपने सिरप्स रहते हैं, जो अपने सस्पेंशन इमल्सन रहते हैं, जो अपने सिरप्स रहते हैं, उनके ऊपर वो ज्यादातर के ऊपर क्या मेंशन रहता है कि जब आप इसको, इसकी सील ओपन करेंगे, ओपन करने से 2 साल तक ये चलेगा, 1 साल तक चलेगा, 6 महीने तक चल सकता है। तो इसके सेल्फ लाइफ हुई, मतलब कि एक्सपायरी डेट क्या हुई उस प्रोडक्ट की, सेल्फ लाइफ हुई। और जब हमारा क्या वो प्रोडक्ट लाइट के, एयर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो उसकी सेल्फ लाइफ है मतलब कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज। सबसे पहले क्या है, ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज मतलब कि उसका ध्यान पूर्वक हमने नहीं रखा, उसको बंद करके नहीं रखा, अगर जो मैं उसका वेल क्लोज कंटेनर में रखना था, अंबर ग्लास की बोतल में रखना था, कैसी कंडीशन देनी थी, कूल टेम्परेचर में रखना था, हॉट टेम्परेचर में रखना था, कैसे एटमॉस्फेयर में रखना था, तो ये सब चीजें हमने केयरलेस करी, मतलब कि केयर नहीं करी, उसका ध्यान नहीं रखा, ऐसी मजाक में ले ली चीज, ठीक है। तो ये होता है। तो इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट इज स्लोली कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फेरस ऑक्साइड बाय एयर एंड मॉइस्चर। जो देखिए इसका एग्जांपल, जो अपना केयरलेस स्टोरेज का एग्जांपल क्या है कि जो अपना अगर जो फेरस सल्फेट किसके कांटेक्ट में, एयर और मॉइस्चर की वजह से, एयर और मॉइस्चर की वजह से फेरस सल्फेट धीरे धीरे बदलता रहता है, किसके धीरे धीरे बदलता रहता है किसमें, अपने इनसॉल्युबल फेरस ऑक्साइड में, ठीक है। सेकंड है अपना सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड सोडा डिट्रोट्स अपॉन एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड हीट। जो अपना सर्जिकल सॉल्यूशन रहता है किसका, अपना क्लोरीनेटेड सोडा का, डेट्रोट्स मतलब कि बिगड़ जाता है किसके कांटेक्ट में आने के बाद में, लाइट और हीट, मतलब कि हीट के, गर्म चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से, या फिर लाइट की अपने प्रकाश के संपर्क में आने से जो अपना सर्जिकल सॉल्यूशन रहता है क्लोरीनेटेड सोडा का, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। हैंस इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज अम्बर कलर्ड बोतल इन कूल प्लेस। तो इसी वजह से जो अपना सर्जिकल सॉल्यूशन क्लोरीनेटेड सोडा रहता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, मतलब कि कहाँ पे, कहीं में फिल करके रखते हैं, अंबर कलर्ड बोतल में हम फिल करके रखते हैं, कहाँ पे, कूल प्लेसेस में, ठीक है। क्योंकि अंबर कलर बोतल में क्या रहता है, अंबर ग्लास बोतल्स में, अंबर कलर की बोतल में, कि उसमें लाइट एंटर नहीं कर पाती या फिर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता। दूसरी चीज, हम कूल लाइट से और हीट से हमें बचाना है अपने जो अपना सर्जिकल सॉल्यूशन है क्लोरीनेटेड सोडा को, तो हम उसने हीट से बचाने के लिए उसको कहाँ पे, कूल प्लेस में रख रहे हैं, ठीक है। थर्ड है अपना क्लोरोफॉर्म decomposes in presence of light and air and form a phosgene gas which is toxic, so it should be stored in well closed amber colored bottle। देखिए बेसिकली जो अपना क्लोरोफॉर्म रहता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, अपने लाइट या फिर एयर की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मीनिंग विद गट इट, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर एंड फॉर्म अ फाजिन गैस विच इज टॉक्सिक। देखिए जो अपना क्लोरोफॉर्म रहता है, क्लोरोफॉर्म जो रहता है अपना बेसिकली, वो अगर जो एयर के कांटेक्ट में आ जाए या फिर लाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या बना देता है, फाजिन गैस का फॉर्मेशन कर देता है, फाजिन गैस बन जाती है। अगर जो ऑक्सीजन की O2 की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं तो
अपनी क्या फाजिन गैस बन जाती है जो हमारे लिए टॉक्सिक रहती है, मतलब कि हार्मफुल रहती है। सो इसी वजह से हम जो अपना क्लोरोफॉर्म रहता है उसको स्टोर कर रखते हैं किसके अंदर, वेल क्लोज्ड, बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद अम्बर कलर्ड बोतल के अंदर हम उसको फिल करके रखते हैं किसको, अपने क्लोरोफॉर्म को। ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट है अपना बिस्मथ कार्बोनेट इज ब्लैंकेड ऑन लॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो अपना बिस्मथ कार्बोनेट रहता है, अब देखिए जो अपना बिस्मथ कार्बोनेट है वो ब्लैंकेनेड मतलब कि काला पड़ जाना है ना। तो जो बिस्मथ कार्बोनेट है वो काला पड़ जाता है किसके कांटेक्ट में आने के बाद में, सनलाइट के, जब ज्यादा टाइम के लॉन्ग एक्सपोजर, मतलब कि एक्सपोजर का देखिए मीनिंग है, हमारा वर्ड एक्सपोजर बार बार आ रहा है, तो एक्सपोजर का मीनिंग क्या रहता है, मतलब कोई भी चीज अगर जो बिना प्रोटेक्शन के रखी हुई हो, या फिर ऐसे कोई भी चीज अपनी मान लीजिए आपको शेर सोया हुआ है, ठीक है, और शेर के पिंजरे में आपको डाल दिया जाए, ठीक है, शेर सोया हुआ है, अभी शेर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, अब ज्यादा, अब वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपोजर हो गया, कौन, शेर, हार्मफुल, वो आपको इफेक्ट कर सकता है, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, खा सकता है, आपको जान से ही मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि एक्सपोजर मतलब कि आप उसके कांटेक्ट में चले गए, आप उसके एरिया में चले गए, आपके लिए वो हार्मफुल है फिर भी आप उसके एरिया में चले गए, ठीक है, वो आपको आपको डर लग रहा है, अभी वो सोया हुआ है, अभी उसने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। लॉन्ग एक्सपोजर का मीनिंग क्या होगा, आप लंबे टाइम के लिए वहीं पे बैठ गए रहे तो सोया हुआ, आप कुछ नहीं करेगा, वो उठेगा भी कभी ना कभी, उठते के साथ ही मारेगा। तो ये मतलब कि आप ऐसी इस चीज से आप समझ सकते हैं कि एक्सपोजर का मीनिंग क्या रहता है, मतलब किसी भी चीज के या तो प्रोटेक्शन ना होना, या फिर उस वो चीज जिस जो उसके ऊपर हार्मफुल है, जो उस चीज के लिए हार्मफुल है उसके कांटेक्ट में चले जाना, तो एक्सपोजर का मीनिंग हम वो बोल सकते हैं। तो जो हमारा बिस्मथ कार्बोनेट है लंबे टाइम के लिए बिना प्रोटेक्शन के रखा हुआ है, अगर जो हमारा बिस्मथ कार्बन लंबे टाइम से बिना प्रोटेक्शन के रखा हुआ है, और हार्मफुल, जो सनलाइट किसके लिए, अपने बिस्मथ कार्बोनेट के लिए हार्मफुल रहती है, तो उसके कॉन्टेक्ट में लंबे समय के लिए रखा हुआ है, तो बिस्मथ कार्बोनेट का कलर कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है अपना बिस्मथ कार्बोनेट। ठीक है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, इम्प्योरिटी में गेट इनकॉर्पोरेटेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या, अलग अलग स्टेजेस में हमारी क्या जो मतलब कि जो इम्प्योरिटीज रहती है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शामिल रहता है अलग अलग स्टेजेस में, वेरियस मतलब कि बहुत सारी स्टेजेस में। जैसे सबसे पहला है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, इट इन्वॉल्व्स द पीसेस ऑफ प्लास्टिक थ्रोट्स इन द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो कम फ्रॉम improperly cleaned equipment and also due to wear and tear of equipment। देखिए बेसिकली इट इन्वॉल्व द पीसीज ऑफ प्लास्टिक, मतलब कि जो अपने पार्टिकुलेट कंटामिनेशन है इसके अंदर बेसिकली होता क्या, मतलब पार्टिकुलेट कंटामिनेशन होता कैसा है किसी प्रोडक्ट का, इसके अंदर क्या रहता है, जो अपना पीसी को, जो अपना प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है कि क्या प्रेजेंट रहता है, पीसीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का नाम आपने बेसिकली सुना होगा, तो उसके छोटे छोटे कण, उसके छोटे छोटे पीसीज अपने सब्सटेंस के अंदर, अपने पदार्थ के अंदर रहते हैं, इक्विपमेंट के अंदर रहते हैं। और सेकंड है अपना थ्रोट्स, सॉरी थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब क्या रहता है, धागा, थोड़े छोटे छोटे से धागे के कण अपने हो गए, कपड़े के कण हो गए, प्लास्टिक के कण हो गए, ये किसके अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो अपना हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं पीसीज ऑफ प्लास्टिक और थ्रेड्स, एंड ऑल्सो कम फ्रॉम इनप्रॉपरली क्लीन इक्विपमेंट। और क्या जो अपने प्रोडक्ट है वो बेसिकली किसके थ्रू पास आउट हो गया है, इन प्रॉपरली क्लीन इक्विपमेंट, मतलब कि जो प्रॉपरली साफ नहीं किया गया है इक्विपमेंट उसके अंदर से अपना प्रोडक्ट निकल के आया, एंड ऑल्सो ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ इक्विपमेंट। और किसके कारण हो सकते हैं, अपने पार्टिकुलर कंटामिनेशन, अपने पार्टिकुलर पार्टिकल का कंटामिनेशन किसके द्वारा हो सकता है, और वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, वियर मतलब क्या होता है पेन, और टीयर मतलब क्या होता है आंसू, पर वियर एंड टीयर का यहाँ पे उससे कोई कोरिलेशन नहीं है। वियर और टीयर का मतलब क्या है, टूट फूट, ठीक है, जो अपने टूट फूट इक्विपमेंट की टूट फूट हो गई उसके द्वारा भी अपने पार्टिकुलेट कंटामिनेशन हो सकता है। देखिए तीन चीजों के द्वारा हो सकता है, प्लास्टिक और थ्रेड्स के, तो थ्रेड अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, प्रेजेंट है। सेकंड है अपना इनप्रॉपरली, अपना इनप्रॉपर क्लीन इक्विपमेंट से वो पास आउट हो गया है, कम फ्रॉम इनप्रॉपरली क्लीन इक्विपमेंट। और तीसरा है अपना वियर एंड टियर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो अपना इक्विपमेंट है उसमें कुछ टूट फूट हुई हुई है। ठीक है। सेकंड अपना प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या कहती है, इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस। क्या अपने प्रोसेसर में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व इनकम्प्लीट रिएक्शन, क्या इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन के द्वारा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के द्वारा जब अपनी इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन रह जाती है तो प्रोसेस एरर उसको बोलते हैं।
ठीक है। थर्ड है अपना क्रॉस कंटामिनेशन, हमने पार्टिकुलेट कंटामिनेशन देख लिया, प्रोसेस एरर देख लिया, अब क्या आ गया अपना क्रॉस कंटामिनेशन। हैंडलिंग ऑफ पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट में प्रोड्यूस कंसिडरेबल एरिया बर्न डस्ट। क्या बेसिकली जो अपने हम हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी चीज को, अपने पाउडर हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, टैबलेट को, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम क्या हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, किसका अपने ग्रेन्यूल्स हो गए, अपने टैबलेट हो गए, पाउडर्स हो गए, ठीक है। अपने जो है बेसिकली प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इसको में प्रोडक्ट हो सकते हैं, अपने कोई भी अदर प्रोडक्ट हो सकता है। कंसिडरेबल एयर बर्न डस्ट, बेसिकली क्या होता है इनके अंदर, इन सब के लिए क्या महत्वपूर्ण क्या रहता है कि कंसिडरेबल का मतलब क्या रहता है, महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण क्या रहता है, एयर बर्न डस्ट, ठीक है। तो जो ये एयर बर्न डस्ट है, जिस एयर बर्न डस्ट में लीड टू क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, जो हमारा ये एयर बर्न डस्ट है, ये क्रॉस कंटामिनेशन कोज कर सकता है, लीड करता है, मतलब कि बढ़ोतरी दे सकता है किसको, क्रॉस कंटामिनेशन को। जो अपना एयर बर्न डस्ट है वो बढ़ोतरी देता है किसको, क्रॉस कंटामिनेशन को, किसके लिए, दूसरे प्रोडक्ट से। मतलब कि जो अगर जो हम हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कोई अपने हम टैबलेट, पाउडर, अपने ग्रेन्यूल्स को लेके जा रहे हैं, और उनमें जो अपना प्रोडक्ट है वो कंज्यूमेबल, मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है क्या, एयर बर्न डस्ट। तो वहीं पे जो अपना ये एयर बर्न डस्ट है, ये लीड मतलब कि बढ़ोतरी दे सकता है किसको, क्रॉस कंटामिनेशन को, किसके लिए, ऑफ अदर प्रोडक्ट, जो अपने अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्रॉस कंटामिनेशन कोज कर सकता है कौन, अपना एयर बर्न डस्ट। ओके। इसके बाद में फोर्थ अपना माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या रहता है, लिक्विड्स और क्रीम में बी कंटामिनेटेड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगाई फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो अपने लिक्विड्स रहते हैं, क्रीम्स रहते हैं, वो कंटामिनेट हो सकते हैं, मतलब कि डिग्रेड हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, किसकी वजह से, अपने एटमॉस्फेयर में जो अपने लिक्विड रहते हैं और क्रीम रहते हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, किसकी वजह से, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। उसके बाद में बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या रहते हैं, बेसिकली अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। फिफ्थ अपना पैकिंग एरर। पैकिंग एरर द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर appearances such as tablet of same size, color and shape may be packed in the similar container and can cause danger due to मिसलेबलिंग। देखिए क्या बोला है, अब पैकिंग एरर क्या हो सकते हैं, देखिए हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स रहते हैं जो एक जैसे रहते हैं, मतलब कि सिमिलर, उनका एक जैसी रहते हैं, सच एज टैबलेट, मतलब कि एग्जांपल लिया इसका टैबलेट, मतलब कि पैकिंग एरर कैसे हो सकते हैं अपने, कि बहुत से प्रोडक्ट हमारे ऐसे रहते हैं जो एक जैसे दिखते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल है हमने टैबलेट का, किसी टैबलेट का हमारा साइज भी सेम है, क्या कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, तो हम उसको क्या पैक कर सकते, पैक हो जाए, पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर, और एक जैसे कंटेनर्स के अंदर ही हमने उनको पैक करके रखा है। एंड कैन कोज डेंजर ड्यू टू मिसलेबलिंग, वो क्या डेंजरस कोज कर सकते हैं किस टाइम पे, मिसलेबलिंग, मतलब कि अगर जो मान लीजिए आपने दो टैबलेट ली अपनी, दोनों का आपने दो प्रोडक्ट ले लिए, दोनों का साइज भी सेम है, उनकी शेप भी सेम है और कलर भी सेम है, ठीक है। आपने मान लीजिए दो टैबलेट ले ली हैं, ये दो टैबलेट आपने ली, ठीक है, ये दो टैबलेट ले ली, इस इनका दोनों का साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, और क्या अपना इनका जो शेप है वो भी सेम है दोनों की। अब इसके बाद में क्या हुआ, हमने इनको सेम कलर के कंटेनर में फिल कर दिया, सेम कलर के कंटेनर में हमने इसको फिल करके रख दिया, ठीक है। सेम कलर के कंटेनर में हमने उसको फिल कर दिया, चलिए कलर सेम कलर के सेम साइज के कंटेनर में, बिल्कुल सेम कंटेनर्स में हमने इनको फिल करके रख दिया। अब क्या हुआ, अब आई लेबलिंग की बारी, क्या अब हमें इनको लेबल करना है। लेबल कैसे करना है, मतलब कि ये क्या है, कैसे प्रोडक्ट है, तो उनकी लेबलिंग करनी है। अब एक तो है पॉइजनस, और सेकंड है हमारे लिए क्या, एक तो है हमारे लिए विष का काम करेगी, मतलब कि पॉइजन का काम करेगी, और दूसरा अमृत का काम करेगी। और अगर जो अमृत पे विष का लेबल लग जाए और विष पे अमृत का लेबल लग जाए, मतलब जहर पे अमृत का लेबल लग जाए और अमृत पे जहर का लेबल लग जाए, तो बहुत डेंजर हो सकती है, डेंजर कोज कर सकती है। तो मतलब कि लेबलिंग, मिस लेबलिंग की वजह से अपना पैकिंग एरर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कॉमन फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज के अंदर 3 से 4 अपनी इम्प्योरिटीज आएंगी, टॉक्सिक इम्प्योरिटी, हार्मफुल इम्प्योरिटी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो सबसे पहले हम टॉक्सिक इम्प्योरिटीज के बारे में देख लेते हैं। इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड प्रोडक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड टॉक्सिक इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल लेड आर्सेनिक इम्प्योरिटी।
देखिए टॉक्सिक इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटीज रहती है अपनी जो प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब कि निर्धारित, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या रहता है, निर्धारित, और लिमिट का मतलब सीमा। तो जो अपनी ऐसी जो अपनी टॉक्सिक टॉक्सिक इम्प्योरिटीज रहती है वो ऐसी इम्प्योरिटीज रहती हैं जो प्रेजेंट रहती है कहाँ तक, अबाव, मतलब कि किससे ज्यादा, निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रेजेंट रहती है अपनी उपस्थित रहती है, एंड प्रोडक्ट्स टॉक्सिक इफेक्ट ऑन दी एंड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन दी बॉडी। और अगर जो हम अपनी क्या बॉडी के ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट, कोई भी हार्मफुल रिएक्शन कॉज कर सकती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ऐसी इम्प्योरिटीज को हम, इसका एग्जांपल है लेड आर्सेनिक इम्प्योरिटी, लेड इम्प्योरिटी, आर्सेनिक इम्प्योरिटी। ठीक है, इसके बाद में हार्मलेस इम्प्योरिटी, सेकंड वन है हार्मलेस इम्प्योरिटी। सम इम्प्योरिटीज आर हार्मलेस बट इफ प्रेजेंट अबाउट द प्रिस्क्राइब लिमिट। क्या, सम इम्प्योरिटीज आर हार्मलेस, कुछ इम्प्योरिटीज हमारी कैसी रहती है, हार्मलेस रहती है, मतलब कि हार्मफुल नहीं रहती, नुकसानदायक नहीं रहती, बट लेकिन इन इफ प्रेजेंट अबाउ दी प्रिस्क्राइब लिमिट, किससे कम रहे वो, किससे ज्यादा रहेगी अपनी प्रिस्क्राइब, मतलब कि निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रेजेंट रहेगी। दे लोअर एक्शन, दे लोअर एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंसेस, क्या उनकी जो लोअर, मतलब कि कम एक्टिव, मतलब कि जो उनके सब्सटेंसेस रहेंगे, जो उनकी एक्टिविटी रहेगी, जो उनके पदार्थ रहेंगे, उनके पदार्थ की क्षमता जो रहेगी वो लोअर रहेगी, मतलब कम रहेगी। एग्जांपल है इम्प्योरिटी ऑफ सोडियम साल्ट, किसकी, सोडियम साल्ट की अशुद्धता किसके अंदर, इन पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट के अंदर सोडियम साल्ट की अशुद्धता। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वन है अपना इम्प्योरिटी अफेक्टिंग स्टोरेज प्रॉपर्टी। क्या हमारी कुछ इम्प्योरिटीज रहती है जो अफेक्ट करती है, मतलब कि प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, अपने स्टोरेज का प्रॉपर्टीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द ड्रग में रिड्यूस फ्लो प्रॉपर्टी एंड अफेक्ट द स्टोरेज। क्या एग्जांपल है इसका, अगर जो हमारे किसी भी कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के अंदर, या फिर जिसके अंदर हम स्टोरेज करके रखेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसके अंदर क्या है, अगर जो स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट है, इट इज द ड्रग में रिड्यूस फ्लो प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होगा, जो अपनी फ्लो प्रॉपर्टी रहेगी ड्रग की वो रिड्यूस होगी, और क्या, एंड अफेक्ट द स्टोरेज, और क्या जो उसकी स्टोरेज कंडीशन रहेगी हमारे प्रोडक्ट की, उस पर भी इफेक्ट आ सकते हैं। देखिए रिड्यूस का बेसिकली मीनिंग क्या रहता है, रिड्यूस का मतलब रहता है कम करना, तो जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी रहेगी वो कम हो जाएगी, और उसकी जो स्टोरेज कंडीशन रहेगी उस पर भी प्रभाव आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट है इम्प्योरिटी कॉजिंग टेक्निकल डिफॉल्ट्स। क्या जो हमारी टेक्निकल डिफॉल्ट्स के कारण, या फिर जो हमारी इम्प्योरिटी है वो टेक्निकल डिफॉल्ट कोज कर रही है, बना रही है, मतलब इम्प्योरिटी के कारण टेक्निकल डिफॉल्ट्स आ रहे हैं अपने, तो इसके अंदर क्या रहता है, इम्प्योरिटीज कोज मैनी टेक्निकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी इम्प्योरिटीज रहती है वो बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से क्या, बहुत सी त्रुटियां, या फिर बहुत से विघ्न पैदा कर सकती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं जो अपनी इम्प्योरिटी रहती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मतलब कि जब हम कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उस दौरान जो अपनी इम्प्योरिटी है, जो अपनी अशुद्धता है, वो बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम कोज कर सकती है। जैसे एग्जांपल है पैकिंग एंड स्टिकिंग डिफेक्ट्स में अकर इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए बेसिकली जो अपना टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब टैबलेट बनाते समय, देखिए अब एग्जांपल देखिए एक बार और रीड करते हैं, पैकिंग एंड स्टिकिंग डिफेक्ट में कोज इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए पैकेजिंग जो अपनी रहती है वो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में अपने क्या करती है, डिफेक्ट कोज कर सकती है, प्रॉब्लम कोज कर सकती है। और स्टिकिंग जो चिपचिपाहट रहती है, जो अपना प्रोडक्ट कोई चिपचिपा है, तो वो हमारे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम कोज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में इम्प्योरिटी अफेक्टिंग टेस्ट, ऑर्डर एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या जो हमारी इम्प्योरिटी है वो अफेक्ट कर सकते हैं किसको, टेस्ट को, स्वाद को, ऑर्डर को, उसकी गंध को, एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए बेसिकली इम्प्योरिटी एक तो टेस्ट को, उसके स्वाद को अफेक्ट कर रही है, प्रभाव डाल रही है उसके स्वाद पे, उसके ऑर्डर पे, उसके उसकी गंध पे प्रभाव डाल रही है, और अपरेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि टेस्ट पे, उसके ऑर्डर पे, और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब पे क्या इफेक्ट डाल सकते हैं इम्प्योरिटी। नेक्स्ट है अपना इम्प्योरिटी इवन व्हेन प्रेजेंस इन ट्रेसेस में शो अ क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड। देखिए बेसिकली जो अपनी इम्प्योरिटीज है, मतलब देखिए जो अपनी इम्प्योरिटी इवन वैन प्रेजेंट इन ट्रेसिस, ट्रेसिस मतलब कि अपने अगर जो कोई इम्प्योरिटी किसी भी निशान के ऊपर अगर जो प्रेजेंट है, ट्रेसिस का मतलब क्या रहता है, निशान। ठीक है, तो अगर जो उसके ऊपर प्रेजेंट है, मे शो आ क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट।
कैसे इफेक्ट शो कर सकते हैं? क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब कि सर्टेन एक फिक्स टाइम के बाद में या फिर कुछ टाइम के बाद में जो अपना निशान, अगर जो किसी निशान के ऊपर अपनी प्रिपरेशन है उसके किसी भी निशान के ऊपर अपनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो कैसे अपनी क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकते हैं कुछ समय के बाद में। मतलब क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट हमारा वहां पे प्रोड्यूस हो सकता है। क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या रहता है? बेसिकली संचय, संचय। तो टॉक्सिक क्या रहता है? जो अपनी एडवर्स रिएक्शन रहती है। तो क्यूमुलेटिव एडवर्स रिएक्शन हमारी फॉर्म हो सकते हैं कुछ समय के बाद में, अगर जो हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के ऊपर अगर जो कोई भी निशान है उसके ऊपर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है इम्प्योरिटी विच लोअर्स द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। और कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी रहती है जो लोअर्स, मतलब कि कम कर देती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की सेल्फ लाइफ की, मतलब कि उसकी एक्सपायरी डेट को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने फ्रेंड्स। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।